Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. This is a lecture series of Indian polity और एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो है एक हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रहती है फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो हमारा चैनल जो यूट्यूब पे जो है रहता है। इसमें हम जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड लगातार हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो है इसमें जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड भी जो टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जो कि एचपीएस एज वेल एज एचपीएससी के जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये जो पार्ट 20 इस लेक्चर सीरीज का रहता है, 190 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमने जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन में जो है इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। और करंट अफेयर सीरीज जो कि आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीकली करंट अफेयर सीरीज जो हम बहुत जल्दी जो है लेके आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को जो है ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि 191 इस सीरीज में रहता है, इस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से नीचे दिए गए किन को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है डाला गया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो मेरे लेक्चर सुने हैं, तो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स जो रहती है, किसी प्रकार की ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन बींग्स की नहीं की जा सकती है। किसी भी पर्सन को आप बेच नहीं सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को बेच नहीं कर सकते हैं। और फोर्स लेबर भी इसमें जो प्रोहिबिट रहती है, ये जो है हमारे अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये जो पार्ट रहता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं आएगा। तो जहां जहां हमारा फर्स्ट है उसको हम काट देंगे, बिकॉज फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो पूछा गया कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, कई जगह यहाँ पर इनकरेक्ट भी पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो अगर आप आर्टिकल 47 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पढ़ें, और उसमें गांधीयन कंटेंट ये जो है रहता है कि प्रोहिबिशन जो है की जाती है इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स होती है जिनसे हमें नशा होता है, जैसे कि हमारे शराब हो गया या अदर कोई ड्रिंक्स है, और ऐसे ड्रग्स जिनसे नशा वगैरह लगता है। एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें मेडिसिनल पर्पजेज को छोड़ा गया है। बाकी गांधीयन प्रिंसिपल जो रहता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो इनके ऊपर जो प्रोविजन लगाने की जो एक बात करता है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये बाइंडिंग नहीं है हमारे सरकार के ऊपर। दे आर नॉन जस्टिफिकेबल। ये जो है नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट्स। ये जस्ट और जस्ट इनको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि जब भी जो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वेलफेयर से रिलेटेड या पीपल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज बनाती है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का उसमें जो ध्यान रखना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोहिबिशन बोला हुआ है, गांधीयन प्रिंसिपल है तुम्हारी कंट्री बैन क्यों नहीं करती है ड्रिंक्स को, शराब वगैरह को। ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आप ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जो है नेगेटिव इन करेक्टर होते हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की फंक्शंस के ऊपर जो कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 जो रहता है, जो कि रिमेडीज प्रोवाइड करता है, राइट टू कंस्टिट्यूट रिमेडीज फंडामेंटल राइट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं हमारे, वो बाउंड रहते हैं टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप ध्यान रखें, ये आर्टिकल 47 का पार्ट रहता है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ एक्सेप्ट सच, इसमें जो है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए रहेगी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी ओनली इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब आप एक बात समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है, ये जो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है मिलेंगे। और आर्टिकल 44 में जो हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजन रखे गए हैं। इसमें ये बोला गया है कि स्टेट ने जो स्टेप्स लेने हैं टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री टू एवरी सिटीजन। हर एक नागरिक को जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि थ्रू आउट दी कंट्री जो है सेम जो लॉज हैं वो जो है लोगों को जो है रूल करेंगे। जैसे मान लीजिए इनहेरिटेंस के रूल्स हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किस तरह से जो है किसी आदमी की मृत्यु के बाद जो है उसके बच्चों को किस तरह से प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्राइबल्स पीपल्स के अपने पर्सनल लॉज हैं इनहेरिटेंस के, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ है। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री में नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग ट्राइबल एरियाज में
डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफिक सिचुएशंस के हिसाब से जो अलग अलग जो है लॉज हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 44 हमारे संविधान निर्माताओं ने इंक्लूड किया हुआ है, और इसमें उन्होंने ये एक जो है विजन रखा था कि आने वाले टाइम में जो है जब जो हमारी कंट्री में एक फुल डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उसमें जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक तरह का कानून जो हमारी पूरी पूरी कंट्री में जो है लागू हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरी पूरी कंट्री में जो है अप्लाई करना मुश्किल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सिख जो हमारे टर्बन पहनते हैं, तो अगर हम उनको हेलमेट डालने के लिए बोले तो वो अपनी टर्बन खोल के तो हेलमेट नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी, चाहे उसमें रिलीजियस आप बोल दीजिए, चाहे सिविल बोल दीजिए, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारी कंट्री में आज भी जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट एक्सेप्शन है, गोवा में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। यहाँ पर जो सबके लिए जो है सेम कानून जो है गोवा में जो है रहते हैं। बाकी आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, वहाँ पर जो है अलग ट्राइब्स के लिए अलग कानून है, डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग अलग कानून है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट इसमें दी गई कि इट इज बाउंडिंग ऑन द स्टेट दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल। देखिए ये बाइंडिंग नहीं है, मैंने आपसे पहले बात की, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये बाइंडिंग नहीं है, स्टेट्स की मर्जी है इनको अप्लाई करना, वो नहीं भी कर सकते हैं, तो बाइंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी इसमें, तो जहां जहां वन है इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है करेक्ट आंसर पूछा गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट इसमें बोलती है कि जो प्रोविजन है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो कंटेंट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया हुआ है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, इसके आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो इसमें जो गलत हो जाएगी, जब तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, ये किस तरह के दिशा निर्देश जो स्टेट को हमें देते हैं। देखिए पहला इसमें बोला गया टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो देखिए एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना जिसमें प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सके, जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोवाइड की जाए, ये आर्टिकल 38 के प्रोविजन रहते हैं। इसमें बोला जाता है कि मिनिमाइज करनी है इनक्वालिटीज और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटीज जो है होनी चाहिए। तो आर्टिकल 38 का पार्ट है, और मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये आर्टिकल 38 के जो है प्रोविजन है। नेक्स्ट हमारे पास था तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल का प्रोविजन है। सेकंड स्टेटमेंट है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये जो हमारे आर्टिकल 50 के प्रोविजन रहते हैं, इसमें आर्टिकल 50 ये बोलता है कि द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशरी होती है हमारी न्यायपालिका, और एग्जीक्यूटिव होती है हमारी जो कार्यकारिणी होती है, जो कि हमारे कार्य करती है, जिस तरह से हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जुडिशरी हमारे जितने भी कोर्ट्स वगैरह है, ये जुडिशरी में आती है। और एक लेजिस्लेटिव होती है जिसमें हमारे एमएलए वगैरह आते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, जो हमारे मिनिस्टर, देखिए एमएलए हमने चुन के भेजे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या एमपी भेजे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होंगे, लेजिस्लेटिव का पार्ट होंगे, लेकिन ये अपने में से जिन मिनिस्टर्स को बनाएंगे उनके पास डबल मेंबरशिप होती है। वो जो है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के भी वर्क को देखेंगे, एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे, और जब वो हाउस में कानून बनाने का काम करेंगे तो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट करेंगे। बाकी अगर कोई सिंपल हमारे एमएलए और एमपी है, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव का पार्ट होंगे, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाते हैं, वो जो हमारे जो है उनके पास डबल मेंबरशिप होती है। और आप एक बात ध्यान रखें, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 की, अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ जो है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ध्यान रखना जब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा के जो हमारे पास मिनिस्टर्स होंगे, इसमें राज्यसभा के भी मिनिस्टर जो बन सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ देखी जाएगी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अगर कोई मेंबर नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो 6 मंथ्स तक जो है वो मिनिस्टर रह सकता है, और विद इन दैट टाइम उनको जो है मेंबर बनना पड़ता है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। अगर वो नहीं बन पाते तो उनकी जो मिनिस्टरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। इस तरह हमारे एमएलए होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के, इनमें भी जो हमारी 50% कैप जो है सभी स्टेट्स के एमएलए के ऊपर लगाई गई है, ये भी जो है मिनिस्टर्स के ऊपर लगाई गई है। ये भी जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन 2003 के जो प्रोविजन है। और आप एक बात ध्यान रखिए, 10% ही स्ट्रेंथ रहती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली की इन दिल्ली एंड पुडुचेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट आती है टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। देखिए आर्टिकल 47 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का बोलता है कि हमारी स्टेट ने एक ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे पब्लिक का इंप्रूव हो सके, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी उनका इंप्रूव हो, और उनकी पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव हो। तो ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के रहते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ये अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड रहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म आर्टिकल 36 टू 51 में ये रहता है। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि ये आपको बिल्कुल रिमेंबर हो जाए, और जब आप एग्जामिनेशन में जाए तो इंडियन पॉलिटी के आप जो है
90 से 95% या 95 से 100% क्वेश्चन आप ठीक करके आए, ताकि आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस जो बढ़ जाए। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है कि डायरेक्टिव्स जो रहते हैं नेचर ऑफ आइडियल्स हैं ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, एक आदर्श होते हैं, इन आदर्शों का पालन जो है स्टेट को जो पॉलिसी बनाते टाइम करना होता है। तो डायरेक्टिव जो इन्फ्लुएंस करते हैं शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। और ये जो नॉन जस्टिफिकेबल है, आप इनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो नॉन इन्फोर्सल राइट्स ऑफ सिटीजन रहते हैं, जैसे आर्टिकल 41 बोलता है टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू सिक्योर राइट टू एजुकेशन, टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, ये आर्टिकल 41 बोलता है। तो राइट तो है, लेकिन ये नॉन जस्टिफिकेबल राइट है। और ध्यान रखना, ये ऐसे राइट होते हैं, ये हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इन नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स को डाला गया है। तो ध्यान रखना आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हैं, लेकिन ये नॉन इन्फोर्सेबल है। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 रहते हैं, ये हमारे जो है जस्टिफिकेबल और इन्फोर्सेबल राइट्स हैं। ये बात आप ध्यान रखना, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोली गई है भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है जो कंटेंट रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इन्फोर्सेबल नहीं है एनी कोर्ट के द्वारा। फिर भी ये जो है, एक बात आप ध्यान रखना, बाइंडिंग नहीं होते हैं ये स्टेट के ऊपर, इन्फोर्सेबल भी नहीं है ये, सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। इसमें देखिए मिनर्वा मिल्स केस जो है आपने ध्यान रख लेना। मिनर्वा मिल्स केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो फॉर्म हुआ है ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक और इंपॉर्टेंट केस हमारे पास रहता है, इसका भी आप ध्यान रखना, चंपाकम। ये जो केसेस हैं आप इनको डायरेक्ट कोट कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, ये और इस तरह से डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंपाकम दोरई राजन केस जो था 1951 का, ये राजन RAJAN दोहरी राजन केस, ये 1951 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में होती है, तो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं ये प्रिवेल कर जाएंगे, इनका प्रचलन फर्स्ट माना जाएगा, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दी जाएगी। इस बात एक इंपॉर्टेंट केस और रहता है हमारे पास, गोलकनाथ केस। इनको कोट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग पॉलिटी से रिलेटेड लिखें तो इंपॉर्टेंट केसेस को कोट आपने जरूर करना है। गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पार्लियामेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकती, उनको अमेंड नहीं कर सकती है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंफीरियर रहते हैं, ये फंडामेंटल से सुपीरियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, जो फंडामेंटल रहते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच में डिफरेंसेस की थोड़ी सी बात को डिस्कस करें, ये आपको मेंस में काफी काम में आएगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है ये नेगेटिव है। अब आप पूछेंगे ये नेगेटिव कैसे है? ये इसलिए नेगेटिव है क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर ये लिमिटेशन लगाते हैं। अब लिमिटेशन कैसे लगाएंगे? हमारी गवर्नमेंट ऐसे कोई भी कानून या काम नहीं कर सकती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे, और अगर ऐसा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट, और सुप्रीम कोर्ट जो अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाउंड रहते हैं टू इशू द रिट्स। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे जो है पॉजिटिव इन नेचर रहते हैं। पॉजिटिव इन नेचर कैसे रहते हैं? क्योंकि ये मोटिवेट करते हैं हमारी स्टेट को कि वो जो है परफॉर्म करें अपनी सर्टेन ड्यूटीज, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को जो है प्रमोट करें। फंडामेंटल राइट्स का आपने ध्यान रखना, दे आर जस्टिफिकेबल। जस्टिफिकेबल का मतलब ये है कि दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। आप जो है कोर्ट जा सकते हैं इनकी इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर है। कैसे रहते हैं? नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर और नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल ये रहेंगे हमारे पास। राइटिंग के लिए सॉरी, लैपटॉप में जरा लिखने में मुश्किल होती है। बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस किया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे एम टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। जबकि जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, दे एम टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और एक बात और ध्यान रखना ना, अभी ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी एक लीगल सैंक्शन होती है, कानून के रूप में इनकी एक सैंक्शन होगी। जबकि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट के ऊपर। तो इनकी एक मॉरल और एक
पॉलिटिकल सैंक्शन होती है इनकी, कोई भी लीगल सैंक्शन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड नहीं की गई है। एक और कंसेप्ट ये रहता है, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट हमने जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया हुआ है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको अपनी इन्फोर्समेंट के लिए जो है किसी भी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं। जबकि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट को चाहिए कि वो पॉलिसीज बनाए, लॉज लेजिस्लेशन वगैरह लेके आए। और एक बात और ध्यान रखना, आर्टिकल 13 के तहत जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये बाउंड रहते हैं अपनी पावर जो रहती है इनकी जुडिशियरी के अंडर। अगर ऐसा कोई लॉ या काम जो है हमारी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव करती है, लेजिस्लेटिव जो है कोई ऐसा लेजिस्लेशन लेके आती है या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के अगेंस्ट होता है, तो उनको जो है हमारी जुडिशरी को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमारी लेजिस्लेटिव कोई ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे कानून बनाती है जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, या ऐसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूटिव पास करती है जो कि हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, तो उनको नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 का ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के ऊपर जो है बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, इसमें ये पूछा गया कि इनमें से किनको जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो इंक्लूड किया गया है। इसमें फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 हमारे जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रहते हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 जो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना आप। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नीचे दिए गए से इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो पहला देखिए अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो फर्स्ट तो है स्टेट शैल प्रमोट बी द स्पेशल केयर द एजुकेशन इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। तो आर्टिकल 46 का प्रोविजन है, गांधीयन डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रहता है। इसमें बोला गया कि स्टेट को जो ऐसे स्टेप लेने चाहिए टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एज वेल एज अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें थर्ड इसमें बोला गया कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट अडल्ट एजुकेशन टू इलिमिनेट लिटरेसी। देखिए अडल्ट, देखिए हमारे 18 साल से ऊपर के बंदों को हम अडल्ट बोलेंगे, तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट है। जबकि ये जो प्रोविजन है ये ना ही फंडामेंटल राइट है, ना ही कोई डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन है। और अगेन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपने ध्यान रखना, आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात कही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी किसी प्रकार का डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इनमें से नीचे दिए गए कौन से जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हमारे पहला है स्टेट शैल स्ट्रीव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। देखिए ये जो हमारा जो है एट्थ जो है फंडामेंटल ड्यूटी रहती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, प्रमोट ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का काफी हद तक पार्ट है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48 जो रहता है, जो कि हमारा जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल का, अगर इसमें कंटेंट देखें हम, तो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात नहीं कही गई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी इसमें गलत हो जाएगी। तो जहां जहां वन है उनको आप काट सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म भी आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो फोर्थ को भी आप काट सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ और सेकंड जो रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रहता है थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा एक डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रहता है। और ध्यान रख लेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो है मेंस में भी क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, यूपीएससी ने पहले भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड रहता है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और इसमें जो है अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसमें पहला बोला गया है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है नॉट अमेंडेबल है, बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो अमेंडेबल है। और आप ध्यान रखें 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2011 में, इसने जो है पार्ट जो है 9th बी जो है इंसर्ट किया था, पार्ट जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो ये रहता है फ्रॉम आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZD तक, इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रोविजन जो है देखने को मिलते हैं। और इसी ने जो है देखिए एक
आर्टिकल और इंसर्ट किया था 43B इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि अमेंडिंग है, इनमें अमेंडमेंट हो सकती है, आप इंक्लूड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कुछ प्रोविजन को। तो आर्टिकल 43B बोलता है कि इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्मेशन प्रमोट करनी है, हमने उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो उसमें जो उनका जो है एक प्रमोट करनी है, टू प्रमोट दी वॉलंटरी फंक्शन, डेमोक्रेटिक सेटअप, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रमोट करनी है, आर्टिकल 43B। और इसी ने जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट जो अंडर द आर्टिकल 19 में जो इंसर्ट किया हुआ है, जिसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है एक फंडामेंटल राइट जो इसने जो है बनाया हुआ है। तो ध्यान रखिए ये जो अमेंडेबल रहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट रहती है नोट दी फर्स्ट, जहां पर नहीं है उसको आप काट देंगे तो बाय द एलिमिनेशन आपका सी ऑटोमेटिकली राइट आंसर हो जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है नॉट इन्फॉर्मेबल बाय एनी कोर्ट और फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दोनों स्टेटमेंट जो हमारी ठीक हो जाएंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो है रहता है, पिछले पार्ट में मैंने आपसे सारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है डिस्कस की थी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रहती है कि टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ऐसे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। सोशलिज्म सेकुलरिज्म जो है आपको जो है परमिएबल में जो देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी जो हमें जो है परमिएबल देखने को मिलती है। तो फर्स्ट जहां पर है उसको हम काट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टू बाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी यही रहती है कि टू बाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट्स हिज आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा। तो अगर इन रिलेशन है तो हमारा ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड फोर्थ जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ अवर कंट्री, ये जो है सी थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटी रहती है। और टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये जो हमारी सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी रहती है, एफ जो फंडामेंटल ड्यूटी ये रहेगी। और टू हेल्प दी पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी में आ जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ इसमें जानने को मिला होगा। आप लगातार इसी तरह जो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमें दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय